कितना दूर यहाँ से? मुंबई कितना आगे? नहीं पता। नहीं पता। जय हिंद दोस्तों। और इंडिया राइड का पार्ट 1 जो है वो ख़त्म हुआ और इसमें मैंने गुजरात और उदयपुर कवर करा। उदयपुर में लगभग 800 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो दिल्ली से उदयपुर का था, और उसके बाद गुजरात कंप्लीट करके हमने 11 से 1200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर किया है। उसके बाद अब जो ये पार्ट रहेगा इसमें हम जाएंगे बॉम्बे और महाराष्ट्र एंटर करेंगे। महाराष्ट्र एंटर करने के बाद बॉम्बे से होते हुए जाएंगे पुणे, और पुणे को क्रॉस करते हुए आगे हैदराबाद। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा इसमें मेरी जो जर्नी थी वो महाराष्ट्र पहुंचने की थी, और पहली बार मैं दिल्ली से बाइक पे महाराष्ट्र पहुंचा, बॉम्बे पहुंचा। वहाँ बहुत सारे लोग मिले, लोग बहुत एक्साइटेड थे, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि आप दिल्ली से बाइक चला के स्पेशली सोलो महाराष्ट्र तक आ गए हैं। और अब ये जो पार्ट रहेगा इसमें मैं आपको महाराष्ट्र की डिफरेंट प्लेसेस दिखाता हूँ। सो गाइस, ये पीछे मेरी हिमालयन खड़ी है, और अब जैसे कि आप यहाँ पे मैं चाय के लिए रुका हूँ, और भैया जो है हमारे चाय बना रहे हैं। ये चाय और ब्रेकफास्ट के लिए मैं रुका हूँ, और यहाँ पे रुकने का स्पेशल रीज़न ये था कि यहाँ पे मुझे अंडे दिख गए, और ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप राइड करें तो अंडे जो है हमेशा खाएं। अगर आप वेजिटेरियन तो अलग बात है, बट आपकी जो खाने की डाइट है राइडिंग के टाइम, और वो बहुत सही होनी चाहिए, क्योंकि लंबा राइड करते वक्त आपका बॉडी जो है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं खाना जिससे आपको नींद आए या जिससे आपको आलस फील हो, क्योंकि वो आपके लॉन्ग राइड के लिए भी डेंजरस है और आपके एक्सीडेंट के लिए भी डेंजरस है। तो खाना जो है हमेशा बिल्कुल लाइट और बिल्कुल बॉइल्ड खाना, या आप कोशिश करें कि मीठे को अवॉइड करें, और किसी भी तरीके के बटर नान पराठे ये सब बिल्कुल अवॉइड करें, इन सबको कभी ना खाएं ड्राइव करते वक्त। खाने वाले खाते हैं, बट मैं बोलूँगा कि रिस्की चीज़ है, और आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है अगर आप सुबह सुबह इतना ज़्यादा हैवी खा रहे हैं। मैं यहाँ पे बॉइल्ड एग्स खाऊँगा, चाय पीऊँगा और पानी में अपना खा। जर्नी बहुत लंबी है। यहाँ से मैं बॉम्बे जाऊँगा, बॉम्बे के बाद फिर मैं गोवा जाऊँगा न्यू ईयर के लिए, और फिर देखते हैं आगे शायद बैंगलोर, हैदराबाद या चेन्नई कहाँ तक जर्नी जाती है। जैसे जैसे आगे जर्नी चलती जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊँगा, और आपके साथ टिप्स शेयर करता जाऊँगा कि आपको किस हिसाब से ट्रैवल करना है, और किस हिसाब से आपको क्या क्या पॉइंट्स आपके यहाँ पे ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी व्लॉगर्स वगैरह हैं सब जो भी व्लॉग करते हैं, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, लेकिन किसी ने भी प्रॉपरली मेंशन नहीं किया होगा कि आपको किस तरीके से दिल्ली से निकल के मुंबई पहुंचना है। उसमें अभी के हिसाब से मैं बात करूं तो आपको स्मॉल ब्रेक्स ज़रूर लेने चाहिए, जिसमें आप पानी पिए, डिहाइड्रेशन ना होने दें, और ये मास्क आपके पास हमेशा होना चाहिए ताकि आपके मुंह को ढक के रखे, और जितनी भी डस्ट है आपकी आपके मुंह पे ना लगे और स्किन ख़राब ना हो। और हेलमेट आपका जो है, ये हेलमेट अगर आप देखें तो इसके पीछे मैंने क्रॉस का निशान रेड कलर की टेप से बनाया हुआ है। तो रात को जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडिकेटर के हिसाब से रेड टेप मिल जाती है आपको, आप इसको हेलमेट पे लगा सकते हैं ताकि रेडिएशन की वजह से आपको इशू ना आए। और आपको रात को जब ड्राइव कर रहे हैं तो जो बाकी व्हीकल्स की लाइट है वो आपकी हेलमेट पे पड़े तो उन्हें आपका हेलमेट एकदम से चमके तो आपको एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसको आप या अपनी बाइक पे भी पीछे किसी पार्ट पे से लगा सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो आपको हमेशा लॉन्ग ट्रैवल करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके अलावा आपको पेट्रोल पंप जो है अपना दिल्ली से अब आप फुल करा के चलेंगे तो बेटर है, क्योंकि दिल्ली में 95 रुपीज़ तेल आ चुका है। और
वडोदरा में भी गुजरात में भी पेट्रोल 95 है, तो मैं दिल्ली से फुल करा के चलाऊँ। अब मैं जितना बेसिक नेसेसिटी की ज़रूरत होगी वो मैं राजस्थान से भरवाऊँगा, और राजस्थान से भरवाने के बाद फिर उसके बाद मैं दोबारा बड़ौदा से फुल करवाऊँगा पेट्रोल टंकी, क्योंकि 95 का रेट वडोदरा में है, दिल्ली में 95 है, राजस्थान में 100 के ऊपर है, और मुंबई में तो खैर 107 के आसपास ही पेट्रोल चल रहा है, 111-12 के आसपास। तो कन्वीनियंट वही रहता है कि आप जहाँ पे आपको पेट्रोल सस्ता है वो ज़रूर रहता है कि वहाँ से टैंक फुल कराएं। और हमेशा पेट्रोल जितना हो सके और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। ये मेरी बाइक है और इस पे ये बैग्स लगे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस हिसाब से मैंने मुंबई के लिए एक्चुअली 3 से 4 बैग का सामान रखा है। मैं बहुत सारा सामान कैरी करके चलाऊँ। और ये मेरा जो है बैग है, इधर एक, ऊपर 2, ये मेरा जिम का बैग है 3, और ये मेरा चौथा बैग है 4। तो ये सारे जो बैग हैं ये मैंने टाई करे हुए हैं, और ये जाना का मैंने गार्ड लगवा रखा है। जाना का ये बैक गार्ड है और ये लेग गार्ड है। तो जाना के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मुझे अभी तक कोई ट्रैवल में इशू नहीं आया। मेरे बैग बहुत कंफर्टेबली बंधे हुए हैं। तो आप लोग भी जाना दिल्ली में है तो करोल बाग से परचेज़ कर सकते हैं, और इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी अराउंड 3000 के करीब, और आगे के गार्ड की भी 3000 पड़ी थी। बट इट्स बेटर कि आप थोड़ा पैसा खर्च कर लें, 5-6,000 टोटल आपका कॉस्टिंग आएगी। बट इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको लॉन्ग रूट में बैग्स कैरी करने में कोई इशू नहीं आएगा। वरना इतने ज़्यादा बैग्स जो मेरे थे, मैं डर रहा था सुबह कि मैं इन्हें लेके जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। बट बंजी रोप जो है उसके साथ और कंफर्टेबली मैं इन्हें चला पा रहा हूँ, कोई इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे अब हम नेक्स्ट स्टॉप पे बात करेंगे। टाटा, टेक। तो गाइज़ फाइनली मैं पहुंच गया हूं दमन। 1300 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है। और दमन आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये एक महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में एक जगह है, यूनियन टेरिटरी है। और दमन पहुंचने के बाद अब मैं आगे महाराष्ट्र के लिए बढ़ूंगा, और दमन कवर करने के बाद आगे चलूँगा।
और गाइस फाइनली मैं जस्ट महाराष्ट्र तो एंटर करे मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, पर अभी मैं जस्ट मुंबई पहुंचने वाला हूं और थोड़ा ही टाइम बचा मुंबई पहुंचने के लिए। लगभग मैं थाने की साइड हूं और थाना जो जगह है महाराष्ट्र में मुंबई के पास पड़ती है और इससे अब मैं मुंबई में एंटर करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ मुंबई को लेके, क्योंकि मतलब ये एक ड्रीम कम ट्रू है। और मुंबई पहुँचने के बाद फाइनली अब यहाँ पे मैं मुंबई को एक्सप्लोर करूँगा, मुंबई देखूँगा। मतलब दिल्ली से मुंबई बाइक पे पहुँचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जितना इजी ये लग रहा है उतना इजी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं जो आप वीडियो में देखेंगे तो आपको इतना नहीं समझ आएगा, बट आपका सोने उठने से लेके पूरे दिन बाइक चलाने से, फिर रोड पे सेफ्टी से लेके और सारी चीज़ें मैटर करती हैं। महाराष्ट्र आके बहुत डिफरेंट सा फील हो रहा है। यहाँ मुंबई में आपको मेरे आसपास काले पीले ऑटो दिख रहे होंगे और मैंने काफ़ी सुना है मुंबई के बारे में कि यहाँ ऑटो जो है वो बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऑटोज़ देखने के लिए और मुंबई को एक्सप्लोर करने के लिए, मुंबई जैसे जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी सिटीज़ में दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कोलकाता जितने भी बड़े सिटी हैं उनमें आता है। और फाइनेंशियली भी ये बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एसेट है इंडिया का। तो मुंबई में बॉलीवुड भी है और जुहू बीच भी है और बहुत है डिफरेंट। मुंबई और दिल्ली जो है ऐसे दो शहर हैं जिनका कंपैरिजन हमेशा होता रहता है। दिल्ली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो अब मुंबई आके मुझे समझ आएगा कि दिल्ली बॉम्बे में क्या क्या चीज़ों का डिफरेंस है और दिल्ली बॉम्बे में कितना मेजरली फ़र्क है, और दिल्ली के लोगों का लाइफस्टाइल जैसे रहने का है या जिस तरीके से उनको आदत है अपने डेली चीज़ें करने की, वैसे ही मुंबई के लोगों को, मराठी लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को किस तरीके से यहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, इनकी डेली नेसेसिटी क्या होती हैं। और कल्चर का सबसे अमेजिंग पार्ट यही रहता है कि आपको डेली देखने को मिलता है कि लोग किस तरीके से अपनी लोकल लाइफ जी रहे हैं, किस तरीके से लोग अपनी लाइफ रूटीन को जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं मुंबई कवर करने के लिए। मुंबई बहुत ब्यूटीफुल जगह है और थोड़ा ट्रैफिक जाम का दिल्ली की तरह यहाँ भी इशू रहता है और ट्रैफिक अभी भी मुझे आते हुए महाराष्ट्र में मिला था काफ़ी जगह। पर अब आप जैसे कि समझ पा रहे होंगे कि जितने भी बड़े शहर हैं इंडिया के, आप कहीं भी चले जाएं, आप कोलकाता चले जाएं या बेंगलोर चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, आपको हर जगह पे ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। और अब जो है ट्रैफिक से लोग यूज्ड टू हो चुके हैं, तो मुंबई भी कोई नहीं डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फ़र्क है आज के टाइम में ट्रैफिक में। बट मुंबई में बहुत सारी जगहें हैं जिनको घूमने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जिसमें जो जुहू बीच है उसका मैंने बहुत नाम सुना है और बहुत ज़्यादा मैं जुहू बीच के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लोगों से मैंने उसके लिए काफ़ी सुना है कि काफ़ी समुंदर जो है मुंबई का, यहाँ पे एक लोगों का एक रहने का तरीका है। जो यहाँ पे बड़ा जो इलाका जुहू कहा जाता है, जहाँ पे अमिताभ बच्चन का घर है या अजय देवगन का घर है, बहुत सारे अक्षय कुमार का घर है, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनका घर है। और यहाँ पे मुंबई में एक बहुत डिफरेंट चीज़ है जो मुझे मेरे दोस्तों ने बताई थी कि बॉम्बे में जो सनसेट होता है शाम को समुंदर में, उसके सामने लोग घर लेते हैं। जितने बड़े बड़े यहाँ पे बिजनेसमैन सेलिब्रिटी हैं वो सब यहाँ पे सनसेट के हिसाब से घर लेते हैं और अपनी बालकनी से सनसेट होता हुआ देखते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं दिल्ली जैसे शहर पे आता हूँ जहाँ पे समुंदर जो है वो हमारे पास नहीं है, या समुंदर आसपास दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में समुंदर देखने को ही नहीं मिलता है। समुंदर जो है या ओशियन आप कह लीजिए कि सिर्फ आपका साउथ इंडिया में और वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया के कॉर्नर्स में इंडिया के पास है। तो समुंदर का भी देखने का मेरा एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि मैं पहली बार समुंदर देखूंगा। मैंने इससे पहले कभी ओशन नहीं देखा है और ओशन देखने का भी मेरा एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मेरी काफ़ी दिलो तमन्ना थी, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ है उसमें हमें मोस्टली पहाड़ों में उत्तराखंड, हिमाचल ऐसी स्टेट्स में पहाड़ों को कवर करने की आदत है, बर्फ़ की बहुत आदत है, बर्फ़ देखने की आदत है। बट समुंदर एक जो दुनिया का बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे कि 70% जो धरती है वो सिर्फ समुंदर में ही घिरी हुई है। तो समुंदर भी पहली बार मैं आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो कितना जायंट, कितना एग्रेसिव होता है और किस तरीके से आपको हिट करता है, किस तरीके से आपको देख के उसे फील होता है।
तो लेट्स सी मुंबई का मेरा एक्सपीरियंस कहता रहता है, बहुत सारी जगह मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ, मुंबई का खाना ट्राई करने वाला हूँ, मुंबई में बहुत सारी जगह घूमने वाला हूँ जिसमें मुंबई की लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ और गेटवे ऑफ इंडिया जाने वाला हूँ, ताजमहल होटल देखने वाला हूँ जो कि बॉम्बे की सबसे बड़े होटल्स में आता है और ताज जो रतन टाटा है उनकी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ में भी आता है। तो ताज होटल और बहुत सारे एक्टर्स को अगर देख पाया तो ज़रूर वो भी एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें हमेशा टीवी पे देखते आए हैं और अब मैं मुंबई को एक्सप्लोर करूँगा, मुंबई में बहुत सारी जगहें देखूँगा और फाइनली मैं मुंबई आ गया हूँ और उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये गाइस मुंबई की लोकल ट्रेन है जहाँ पे मैं शाम को ट्रेन में चढ़ा। मैंने ट्रेन को समझने के लिए मुंबई का लोकल लोग कैसे घूमते हैं, कैसे एक्सपोजर लेते हैं, उसके लिए ट्रेन में आज सफ़र किया और यहाँ से मैंने अंधेरी के पास से जाके एक रेलवे स्टेशन जो मैंने ट्रेन ली और यहाँ से अब मैं आगे मुंबई कवर कर रहा हूँ। और ये आपको जो दिख रहा है आसपास, ये मुंबई की शाम है, सनसेट है, लोग काम से अपने घर जा रहे हैं। मैं भी मुंबई लोकल में ट्रैवल कर रहा हूँ। भीड़ काफ़ी कम थी जो कि रेयरली नहीं होता है, पर मेरा एक्सपीरियंस इसलिए बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे मराठी लोगों को देख के बहुत अच्छा कल्चर एक्सपीरियंस रहा। यहाँ से मैं आज आगे और जगह कवर करने जा रहा हूँ। ये अमिताभ बच्चन का घर है जो मैंने आज शाम को देखा और जलसा इसका नाम है, जहाँ पे अमिताभ बच्चन रोज़ संडे शाम को 5 बजे आते हैं और वेव करते हैं लोगों को। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं यहाँ से जूहू बीच गया। जूहू बीच जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसका सनसेट देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और जूहू बीच आने के बाद यहाँ पे बॉम्बे का एक अलग वाइब देखने के बाद, एक अलग तरीके से बॉम्बे को देखने के बाद जूहू बीच का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे धीरे धीरे आप जब बॉम्बे में आते हैं, जब आप एक स्ट्रगलर होते हैं या फिर आप एक एक्टर बनने आते हैं या मॉडल बनने आते हैं, तो ये शहर आपको ऐसा कहा जाता है जैसे समुद्र पानी फेंकता है ये आपकी मिट्टी की तरह, वैसे ही मुंबई आपको एक बार झटका देता है, आपको बहुत अच्छा टक्कर मारता है ताकि आप लाइफ में बड़े हो सके, आप मेहनत कर सकें। बॉम्बे में आपको खर्चे, आपका रहना सहना एक तरीके से बहुत स्ट्रगलिंग फेस होता है जिससे लोग बहुत फेस करते हैं। जूहू बीच पे आके भी मुझे सनसेट के टाइम काफ़ी अशांत सा और अकेला सा फील हुआ और ये वाइब बहुत डिफरेंट थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीछे आपको जो घर दिख रहे हैं ये जूहू की लेन है जहाँ पे सारे बड़े लोग अपने घर या अपना घर बनाते हैं। और जूहू बीच कवर करने के बाद अब मैं आगे उसके बाद बढ़ा गेटवे ऑफ इंडिया के लिए और ये मेरी पिक है जो मैंने यहाँ पे खींची। और बॉम्बे मेरा एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट रहा। यहाँ से मैं गेटवे ऑफ इंडिया गया। गेटवे ऑफ इंडिया में मैंने जो है यहाँ पे काफ़ी ताज होटल देखा और जो ताज होटल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रतन टाटा की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी भी है, तो ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ। ताज होटल बहुत सुंदर है, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको बॉम्बे यहाँ से कितना सुंदर लग रहा था। आसपास सारे में शिप ही शिप और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया गेट है, जैसे हमारे लिए दिल्ली के लिए वैसे गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे के लिए है। उसके बाद यहाँ से मैं गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि बहुत सुंदर बना हुआ है। ये CST और बहुत मेजर टर्मिनल है बॉम्बे के कम्यूट के लिए और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाया हुआ है और डिफरेंट लाइटिंग यहाँ पे की हुई है। बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है और बहुत ब्यूटीफुली साफ़ सफाई के साथ इसे रखा हुआ है। तो आप भी अगर बॉम्बे आते हैं तो CST ज़रूर जाइए। और यहाँ पे पहुँचने के बाद बॉम्बे में मैंने अपना 1500 किलोमीटर का भी डिस्टेंस कवर करा है दिल्ली से और मेरी इंडिया राइड जो की जारी है उसमें बॉम्बे आज मैंने कवर करा और बहुत प्राउड फील हुआ मुझे बॉम्बे आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये जर्नी थी। इतना आसान नहीं थी जितनी आप लोगों को में भी लग रही हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टी का चैलेंज भी फेस किया। उसके बाद मैं आया यहाँ पे बोट में राइड लेने, जिससे सामने जो आपको ये छोटा सा दिख रहा है ये ताज होटल है और अभी मैं बोट में राइड ले रहा हूँ। और यहाँ पे बॉम्बे में लगभग काफ़ी दिन रुकने के बाद, पूरा बॉम्बे कवर करने के बाद यहाँ से मैं अब निकलूँगा आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इंडिया राइड चालू है जिसमें सेंटर, साउथ, नॉर्थ इंडिया का काफ़ी पार्ट जो मैंने कवर किया है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए,
कमेंट करते रहिए और आप लोगों का जो सपोर्ट है वो बनाए रखिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सकूं। तो गाइस, महाराष्ट्र का भी पार्ट हुआ एंड, और इस पार्ट के अंदर मैंने 2000 किलोमीटर तक लगभग बाइक चला ली थी, और दिल्ली से जो मुंबई का डिस्टेंस था वो 1400 किलोमीटर के लगभग का डिस्टेंस था, और 1400 से फिर 850 किलोमीटर तेलंगाना पहुंचने के लिए था। इस पार्ट में मैंने पूरा महाराष्ट्र कवर करा और महाराष्ट्र की जर्नी रही। तेलंगाना पहुंचने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि वैसे मेरी जो राइडिंग पर डे की रही वो आपकी लगभग 400, 300, कभी 500, 450 एवरेजन राइड रही जो पर डे की थी। 500 भी मैं मैक्सिमम ट्राई करता था ना हो 400 की एवरेज रख के चलूं, क्योंकि ज़्यादा राइडिंग में रिस्क भी रहता है, बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। और अर्ली मॉर्निंग में राइड करता था। अर्ली मॉर्निंग के राइड के साथ साथ मैं सुबह 5 बजे निकलता था, और 5 बजे निकलने के साथ साथ मैं लगभग दिन में 2 से 3 बजे तक बाइक चलाता था, और कभी कभी 4 बजे तक चलाता था, और फिर 4 बजे पहुंच के अपना खाना खाता था, थोड़ा रेस्ट करता था, और फिर रात को 8 बजे सो जाता था और सुबह 4 बजे उठता था। तो जितने भी लोग ये जानना चाहते हैं कि जो इतना लंबा राइड था उसका प्रोसीजर क्या था, वो किस तरीके से किया गया या किस हैबिट के साथ किया गया, उसका मेन तरीका यही था। लगभग 3 महीने तक मैं 8 बजे सोता था, 4 बजे उठता था, कभी 3 बजे उठता था, 5 बजे अपने बैग्स को पैक करता था सुबह सुबह, और हर दिन मेरा एक नया होटल होता था, एक नई छत होती थी, एक नया कमरा होता था। तो वो बहुत एक्साइटिंग चीज़ थी, बहुत अमेजिंग चीज़ थी, बहुत डिफरेंट सी चीज़ थी, और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं कभी लाइफ में भूल नहीं पाऊँगा। क्योंकि शायद जिन लोगों ने बाइक पे इंडिया कवर कराया है वही ये बात समझ सकते हैं कि इतने क्लोजली इतने विलेजेस को देखना, इतने कल्चर्स को देखना। आप किसी सिटी में भी जाते हैं, किसी स्टेट में भी जाते हैं, तो आप वहाँ 1, 2, 4, 5 दिन बिताते हैं, पर जब आप एक बाइक पे निकलते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हुए चलते हैं। आप छोटे छोटे गुजरात के गांव, राजस्थान के गांव, जहाँ लोग बिल्कुल रूरल तरीके से रह रहे हैं, जो आज भी अपने खाने कल्चर, जो हिंदी तक भाषा नहीं बोल पाते और इंग्लिश भाषा को नहीं बोल पाते, अपनी लोकल लैंग्वेज से यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करना और मिलना, तो वो आपको एक इंडिया का कल्चर दिखाता है। तो बहुत अमेजिंग ये जर्नी रही और बहुत अमेजिंग मेरा एक्सपीरियंस था। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 5 बजे जो है मैं निकलता था, और ये वाला जो पार्ट था इसमें मैंने एक दिन के अंदर 750 किलोमीटर बाइक चलाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी था, बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक भी था। बट इशू ये था कि मुंबई से सीधा हैदराबाद मुझे एक ही दिन में पहुंचना था, क्योंकि रास्ते में कोई ऐसा बड़ा सिटी नहीं पड़ रही थी जिसमें मैं रुक सकूं, स्टे कर सकूं और लगभग स्टे ले सकूं। इसी वजह से मुझे एक ही दिन में मुंबई से डायरेक्ट हैदराबाद पहुंचना पड़ा। ये पार्ट हमने जो है ये महाराष्ट्र में ख़त्म करा, और इसके बाद हम तेलंगाना पहुंचे। तो यहाँ की जो जर्नी थी यहीं तक थी। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें मैं आप लोगों के साथ हैदराबाद और बाकी इंडियन स्टेट्स का भी एक्सपीरियंस शेयर